अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायो की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर 5 एंजाइम स्टार्ट किया हुआ था, जिसके 6 लेक्चर ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 7 जो है वो हमने देखना है, जिसका नेम क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का जो टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम इनहिबिशन होती क्या है, उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, उसकी टाइप्स कौन सी हैं। आज हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखनी है कि जो एंजाइम इनहिबिटर हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर जो है या हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, enzyme inhibition play a vital role in regulating a metabolic pathway. By inhibiting a specific enzyme, the rate of metabolic reactions can be controlled. क्या कहते हैं कि जो इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि किस रिएक्शन ने कब होना है और कितना टाइम के लिए जो है ये कोई रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर चलेगा। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटर जो है वो रोल प्ले करते हैं। वो कैसे रोल प्ले करते हैं कि जो रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है उसको परफॉर्म कराने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उन एंजाइम के साथ अगर ये बाइंड हो जाएंगे तो वो रिएक्शन जो है कंटिन्यू नहीं होगा, और अगर वो बाइंड नहीं होंगे तो वो रिएक्शन जो है कंटिन्यू होता रहेगा। तो क्या कहते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इनहिबिटर रोल प्ले कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, मैनी ड्रग्स वर्क एज अ इनहिबिटर। ये भी आप पॉइंट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि बैक्टीरिया के वो एंजाइम जो कि उसकी सेल वॉल बना रहे होते हैं, उनको रोकने के लिए या उनको रिएक्शन को इनहिबिट करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं वो भी इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करती हैं। यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको रोका जाता है कैसे, एंटीबायोटिक्स से। तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया अगर इफेक्ट करता है तो उसको आप रोकने के लिए क्या करते हो, एंटीबायोटिक्स ही लेते हो, और वही एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया के एंजाइम्स को जाके रोक देती हैं। जब बैक्टीरिया के एंजाइम्स रुक जाते हैं तो वो अपना काम जो है नहीं कर पाते, तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सेकंड जो इसकी एग्जांपल है वो देखें, कैंसर ड्रग्स में इनहिबिट एंजाइम इन्वॉल्व इन अ सेल डिवीजन। अच्छा, सबसे पहले देखें कैंसर होती क्या है। आपकी बॉडी के अंदर हर जो सेल है वो नॉर्मल अमाउंट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी सेल अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो है या ज़्यादा नंबर में डिवाइड होना शुरू हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो ड्रग्स जो कि कैंसर को कंट्रोल करती हैं वो क्या करती हैं, जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं सेल को डिवाइड करने में। यानी फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में एक सेल जो है वो 5 मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो कैंसर वाले सेल वही जो है 1 मिनट में वो 100 टाइम जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो उनके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, कैंसर ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। वो ड्रग्स क्या करती हैं, उन एंजाइम्स के साथ जो कि सेल की डिवीजन करा रहे हैं उनके साथ जाके बाइंड हो जाएंगी। जब उनके साथ जो है वो ये ड्रग्स बाइंड हो जाएंगी तो जाहिर है वो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएंगे और सेल डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से सेल की डिवीजन को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखें, एंजाइम इनहिबिटर आर यूज्ड टू मैनेज अ वेरियस मेडिकल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, सम इनहिबिटर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन अ ब्लड क्लॉटिंग आर यूज्ड एज अ एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। क्या कहते हैं कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करा रहे होते हैं। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, ये इनहिबिटर जाके उन ब्लड क्लॉटिंग करने वाले एंजाइम्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। जब ये इनहिबिटर उन एंजाइम्स के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे तो जाहिर है ब्लड क्लॉटिंग होना रुक जाएगी। जब ब्लड क्लॉटिंग होना रुक जाएगी तो इसको क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। तो एंटीकोगुलेंट्स की मेडिसिन वगैरह होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग ना हो। फोर्थ पॉइंट देखें, सम टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स इनहिबिट द इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द बॉडी। Understanding how these inhibitors affect enzyme can be critical in treating cases of poisons. क्या कहते हैं
कि प्रीवियस लेक्चर में ही आप देख चुके हो कि जो टॉक्सिन्स हैं और पॉइजन्स हैं वो कैसे इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम काम कर रहे हैं वो उनके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं और उनकी वर्किंग को रोक देते हैं। तो मेडिकल फील्ड के अंदर क्या किया जाता है, उन टॉक्सिन्स और पॉइजन्स के इफ़ेक्ट को देखने के लिए कि वो कैसे आपके एंजाइम्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और कैसे आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के इनहिबिटर्स यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा ये देखा जाता है कि कोई भी पॉइज़न आपकी बॉडी को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। फिर ज़ाहिर है जब उसके इफ़ेक्ट का पता होगा तो आप उसको ट्रीट भी जो है वो आसानी से कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट देखें। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या कहते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर सर्व एज अ वैल्यूएबल टूल इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च। दे आर यूज टू स्टडी द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एंड पोटेंशियल ड्रग्स। क्या कहते हैं कि पहले देखें फार्मास्यूटिकल रिसर्च होती क्या है। यानी मेडिसिन की फील्ड के अंदर जो रिसर्च हो रही होती है कि कोई भी मेडिसिन कैसे बन रही है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको फार्मास्यूटिकल रिसर्च कहते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर को यूज़ किया जाता है वहाँ पे किसी भी एंजाइम के फंक्शन को देखने के लिए। डिफरेंट मेडिसिन और डिफरेंट ड्रग्स यूज़ की जा रही होती हैं, वो इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करती हैं। ये था आपका आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फीडबैक इनहिबिशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। व्हेन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। क्या कहते हैं कि एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसके अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व है और उस रिएक्शन के एंड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वही प्रोडक्ट उस रिएक्शन के अंदर यूज़ होने वाले एंजाइम को जाके स्टॉप कर दे तो उसको क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। कैसे, आपको इक्वेशन की हेल्प से जो है मैं आपको समझा देती हूँ। देखें, आपके पास एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन सीरीज ऑफ स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर आपके पास इनिशियल सबस्ट्रेट क्या है, ए, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है बी में, बी से क्या बन रहा है, सी, सी से क्या बन रहा है, डी, डी से ई, ठीक है। यानी एक रिएक्शन है, उसका फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या है, ई है, लेकिन उसके अंदर जो है सीरीज ऑफ स्टेप जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, हर स्टेप के अंदर डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। यानी ए को कन्वर्ट करने के लिए बी में E1 होगा, बी को कन्वर्ट करने के लिए सी में एंजाइम 2 होगा, सी को डी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम जो है वो 3 होगा। सेम ऐसे ही जो है फिर नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर एंजाइम 4 होगा। एंड पे आपने फाइनल प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो क्या है, आपके पास ई है। अब जब आपके पास ज़्यादा अमाउंट में ई प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेगा। ये जाएगा कहाँ पे, जो पहले रिएक्शन के अंदर E1 यूज़ हो रहा था उसके पास, और उसको जाके इनहिबिट कर देगा। यानी कैसे इनहिबिट कर देगा, वहाँ पे उसकी जो है साथ बाइंड हो जाएगा, और जब वो बाइंड हो जाएगा तो जाहिर है सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, वो रिएक्शन आगे की तरफ कंटिन्यू नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या कहते हैं। नेक्स्ट आपको यही जो इक्वेशन आपको अभी मैंने दिखाई है ये आपको नोट्स में भी मैंने बता दी है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें, 2 एग्जांपल दी हुई हैं। पहली एग्जांपल देखें, व्हेन अ सेल हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ ATP देन इट्स रिक्वायरमेंट्स, ATP itself act as a non-competitive inhibitor and block the enzyme that catalyze ATP synthesis। क्या कहते हैं कि एक सेल है, उसके ATP चाहिए, तो पहले क्या होगा, वो एंजाइम जो कि ATP प्रोड्यूस कराते हैं वो एक्टिव होंगे, ATP प्रोड्यूस कराएंगे। जब आपके पास ज़्यादा अमाउंट में ATP आ जाएगी, यानी जितनी सेल को चाहिए वो आपके पास बन चुकी है, तब अब उस रिएक्शन को रोका कैसे जाएगा कि वही ATP जाएगी और वो एंजाइम जो कि ATP बना रहे हैं, जैसे ATP सिंथेटेज वगैरह होते हैं, तो वो उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा और जाके उस रिएक्शन को रोक देगा। जब वो रिएक्शन रुक जाएगा तो जाहिर है ATP की जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखें कि आपके पास एक अमाइनो एसिड है जिसको क्या कहते हैं, इक्वेशन में देखें, आपको इक्वेशन में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बल्कि इधर देख लेते हैं। इसमें देखें आपके पास जो है एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट को एक और एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है एक रिएक्शन के ज़रिए से जिसको कहते हैं थ्रियोनिन। ये थ्रियोनिन में ऐसे फ़ौरन से कन्वर्ट नहीं होता, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन दरमियान में चलते हैं और इन रिएक्शन के रिजल्ट में एस्पार्टेट जो है वो थ्रियोनिन में कन्वर्ट होता है। जब आपके पास थ्रियोनिन
ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट, थ्रेओनीन अब क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा तो ये थ्रेओनीन क्या करेगा, जो पहला स्टेप था इस रिएक्शन का, उसके साथ उसके अंदर जो यूज़ होने वाला एंजाइम है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा और उसके साथ बाइंड होके उस रिएक्शन को रोक देगा। जब एस्पार्टेट यहाँ पे एंजाइम के साथ थ्रेओनीन बाइंड हो गया, एस्पार्टेट नहीं बाइंड कर पाएगा। जब एस्पार्टेट नहीं बाइंड करेगा तो ए नहीं बनेगा, ए जब नहीं बनेगा तो जाहिर है आगे का सारा रिएक्शन भी जो है वो रुक जाएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपकी ये है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसके अंदर जो है आपको ये एस्पार्टेट वाली एग्जांपल भी जो है डिटेल में बताई हुई है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं कि ये जो फीडबैक इनहिबिशन है ये रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनहिबिटर की टाइप्स पढ़ी हैं, उसमें आपने जो है रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर पढ़ा था। यानी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, जो कि एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते, कहीं और जाके बाइंड होते हैं, यानी एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के कहीं और जगह पे जाके बाइंड होते हैं, उनको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे फीडबैक इनहिबिटर हैं ये क्या करते हैं, ये क्या कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं या कौन सी टाइप है, रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सेकंड पॉइंट देखें, इन मेटाबॉलिक पाथवे द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बिकम द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज। क्या कहते हैं कि इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एक, देखें अब आपने ऊपर वाला रिएक्शन देखा है ना, एस्पार्टेट थ्रेओनीन में कन्वर्ट हुआ है। अब वो एक स्टेप में नहीं हुआ, उसमें सीरीज ऑफ स्टेप हैं। अब पहला जो रिएक्शन हुआ है एस्पार्टेट से ए बना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, ए होगा। लेकिन यही ए नेक्स्ट जो जब बी बनेगा तो यही ए जो है वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगा और बी प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट जब बी से सी बनेगा तो यही बी जो है वो सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगा और सी जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सेकंड पॉइंट के अंदर यही कहते हैं कि एक जो रिएक्शन है उसके अंदर एक सबस्ट्रेट जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, मतलब एक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करता है। थर्ड पॉइंट में देखें, थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, द फीडबैक इनहिबिशन इज डन टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि ये जो फीडबैक इनहिबिशन का प्रोसेस है ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा बन जाएगा तब क्या होगा, वही प्रोडक्ट जाके एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा और उस रिएक्शन को रोक देगा। तो ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब फीडबैक इनहिबिशन का जो प्रोसेस है वो उस रिएक्शन को क्यों स्टॉप कर देता है, इसका रीज़न आपको बताया हुआ है। क्या कहते हैं, the final product of the reaction react with initial enzyme and change its conformation so that the enzyme can no longer bind to its substrate and the reaction closes and no more product is prepared। क्या कहते हैं, आपको डायग्राम की हेल्प से भी जो है आप समझ सकते हैं। आपकी डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें क्या है, सबस्ट्रेट दिखाया हुआ है। वो सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के साथ जाके बाइंड होता है, E1 जिसको बोला हुआ है एंजाइम को। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया, ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, आगे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा जिसको हमने क्या कहा है, इनिशियल जो है इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट बना है ए। अब यही ए जो है नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगा, एंजाइम 2 के साथ बाइंड होगा। ये जो एंजाइम 2 के साथ जब बाइंड होगा तो अब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप प्रोडक्ट बी कह रहे हो, ये भी इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट है, यानी फाइनल प्रोडक्ट अभी आपके पास नहीं बना। अब आपके पास बी बन चुका है, ये बी जो है एक तीसरे एंजाइम के साथ जाके बाइंड होगा जिसको आपने E3 दिया बोला हुआ है। ये E3 जो है इसके साथ जाके बाइंड होके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। अब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है और आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए था फॉर एग्जांपल वो आपके पास बन चुका है, तो क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन को रोकेगा। कैसे रोकेगा, ये रिएक्शन को के अंदर यूज होने वाले एंजाइम 1 के पास जाएगा, एंजाइम 1 के एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड होगा क्योंकि ये नॉन कम्पिटिटिव है, तो ये उसकी किसी और जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। जब उसके साथ जाके अटैच होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि जब उसके साथ कोई भी इनहिबिटर बाइंड होता है तो उसकी जो एक्टिव साइट की शेप है वो चेंज हो जाती है। जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी, जाहिर है उसके अंदर जो सबस्ट्रेट उस रिएक्शन के अंदर ऑलरेडी यूज हो रहा था वो शेप चेंज होने की वजह से नहीं बाइंड हो पाएगा। जब वो नहीं बाइंड होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम की हेल्प से भी जो है आपको ये सारा समझाया हुआ है, आप डायग्राम भी देख लें। नेक्स्ट टॉपिक देखें।
नेक्स्ट आपको जो है क्या कहते हैं, ये टॉपिक आपका जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको एंजाइम की क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि एंजाइम अपनी वर्किंग की बेस पे कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई होते हैं। एंजाइम की ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो बेसिस पे की जाती है कि एक बेस जो है वो कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, कि किस रिएक्शन के अंदर वो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम है, और दूसरा उस रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ हुआ है उस बेस पे जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है और डिफरेंट क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया हुआ है। देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एक तो उसको रिएक्शन की बेस पे कि कौन से रिएक्शन के अंदर वो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट के कौन सा सबस्ट्रेट उस रिएक्शन के अंदर यूज़ हुआ है उस बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। रिएक्शन की बेस पे इसको 6 जो है वो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा क्या है ट्रांसफ्रेजेज, तीसरा क्या है हाइड्रोलेजेज, फोर्थ क्या है लाइसिस, एंड फिफ्थ क्या है आइसोमरेजेज, एंड सिक्स क्या है लाइगेजेज। और अगर सबस्ट्रेट की बेस पे देखें तो प्रोटीएजेज, लिपेजेज, कार्बोहाइड्रेजेज एंड न्यूक्लियजेज। बच्चे आप क्या करोगे, पहले इन सारी टाइप्स को अच्छे से मेमोराइज कर लोगे। अगर आपने इनका नाम याद कर लिया है तो फिर आपको उसके अंदर जो डिटेल दी हुई है वो भी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, वन बाय वन हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी जो रिएक्शन की बेस पे है उसकी जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इसको देखते हैं। देखें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, आगे इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। नोट्स के अंदर आपको दिख रहा है, वो सारी 6 क्लासेस आपको दिखाई हुई हैं, वो भी आप रीड कर लीजिएगा। पहली टाइप देखें ऑक्सीडो रिडक्टेज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, दीज एंजाइम कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट। क्या करते हैं कि ऐसे एंजाइम जो किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करा रहे होते हैं, ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। ये या तो जाहिर है हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे या रिमूव कराएंगे। आपको पहले भी पता है ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस को कहते हैं या रिडक्शन किस प्रोसेस को कहते हैं। एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीडो रिडक्टेज की कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है, ऐसा रिएक्शन परफॉर्म कराता है जो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही होती है। ये जो रिएक्शन है आप बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर डिटेल में देखोगे, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल नहीं बता रही। अगर हम इसको इक्वेशन के थ्रू या रिएक्शन के थ्रू देखें तो आपके पास दो सबस्ट्रेट हैं, एक है ए, दूसरा क्या है बी। अब ए और बी जो है उस रिएक्शन के अंदर यूज़ हुए हैं और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना है। वो फाइनल प्रोडक्ट में ए जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और बी जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। सेकेंड जो टाइप है वो है ट्रांसफ्रेजेज। ट्रांसफ्रेजेज में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। नाम से भी वैसे आपको पता चल रहा होगा कि जो एक ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, ऐसे एंजाइम्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफ्रेजेज एंजाइम। द एंजाइम ऑफ दिस क्लास कैटलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इसाइल भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी कोई हो सकता है, या फिर जो है वो फॉस्फेट अमाइनो ग्रुप भी हो सकता है और फॉस्फेट भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांसफ्रेजेज एंजाइम। एग्जांपल दी हुई है कि हेक्सोकाइनेज ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी के अंदर, फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से ग्लूकोज के ऊपर। क्या कहते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन होता है, ये आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस सुना होगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। वो सीरीज ऑफ रिएक्शन में कंप्लीट होता है, 10 स्टेप होते हैं। उसका जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, और एटीपी के ऊपर आपको पता है एटीपी के पास कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एटीपी से एक फॉस्फेट ले लेता है, उसको अपने साथ बाइंड करा लेता है, और क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और पीछे क्या रह जाएगा, 2 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल यानी एडीपी रह जाएगा। तो इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हेक्सोकाइनेज बोलते हैं, ये कौन सी क्लास के अंदर आता है, ट्रांसफ्रेजेज के अंदर आता है। अगर आप इसकी रिएक्शन की इक्वेशन देखें, इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास जो है ट्रांसफ्रेजेज में आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी, और दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल क्या है, सी।
अब क्या होगा, बी को ट्रांसफर करके सी के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफरेजेस। अब प्रोडक्ट देखें, आपके पास ए अलहदा हो गया और जो बी उसके साथ बाइंड था वो वहां से ट्रांसफर होके किसके साथ बाइंड हो गया है, सी के साथ बाइंड हो गया है, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफरेजेस एंजाइम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी है, हाइड्रोलेजेस। आप लोगों ने वैसे वर्ड सुना होगा हाइड्रा। हाइड्रा वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए यूज किया जाता है ना। तो ठीक है, देखिए ऐसे एंजाइम और लेजिस या लाइसिस वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, यानी आप किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर रहे हो वाटर की प्रेजेंस में, तो ऐसे एंजाइम जो उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम। डेफिनेशन देखें, द एंजाइम विच ब्रेक देयर सबस्ट्रेट इनटू अ मोनोमर्स बाय एडिंग अ वाटर, कि ऐसे एंजाइम जो किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ रहे होते हैं और साथ में उसके अंदर वाटर को भी ऐड कर रहे होते हैं, ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम। एग्जांपल्स दी हुई हैं, 3 एग्जांपल आपकी बुक के अंदर जो है वो दी हुई हैं। पहली है लिपेजेस, जो कि लिपिड्स को तोड़ती है वाटर की प्रेजेंस में। फिर सेकंड है इमाइलेजेस। इमाइलेजेस क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करती है। जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें क्या है, पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या करते हैं, प्रोटीन के ब्रेक डाउन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में। यानी ये जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे किसी न किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वाटर को साथ में यूज़ कर रहे हैं। आप इक्वेशन में देखें, आपको इक्वेशन दिखाई हुई है, इस इक्वेशन के अंदर देखें हाइड्रोलेजेस ऐसे एंजाइम जो कि वाटर की ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसमें देखें, आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी। ए एंड बी की ब्रेक डाउन होगी वाटर की प्रेजेंस में, और आपको पता है वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो इसका ए जो है उसके साथ H ग्रुप बाइंड हो जाएगा और बी के साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। अब वाटर भी टूटा है और साथ में ये ग्रुप भी टूटा है, तो इस ऐसे रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है लाइसिस। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, दीज एंजाइम कैटलाइज नॉन हाइड्रोलिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ अ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं कि ऐसे एंजाइम जो कि किसी भी सबस्ट्रेट से रिमूव करते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, तो सबस्ट्रेट से किसी भी ग्रुप को रिमूव करना। और नॉन हाइड्रोलिटिक का क्या मतलब होता है, वाटर की एब्सेंस में। अगर वाटर की प्रेजेंस में हो रहा होता था तो वो कौन सा रिएक्शन था जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलेजेस वाला। ये लाइसिस है, इसमें जस्ट सबस्ट्रेट को तोड़ा जाता है या सबस्ट्रेट को जो है वो चेंज किया जाता है, इसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके पास पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज है, वो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है, पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और उसको किस में चेंज कर देता है, एसिटाइल ग्रुप में चेंज कर देता है। साथ में कोएंजाइम उसके अटैच होता है और वो कोए में जो है मतलब कोए उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। ये जो सारा रिएक्शन है ये आप बायोएनर्जेटिक्स के जो आपका चैप्टर है उसमें डिटेल में देखोगे। जस्ट यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के तौर पर इसको याद करना है। नेक्स्ट अगर आप इसका रिएक्शन देखें, इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन के अंदर आपको दिखाया हुआ है कि लाइसिस जो है, लाइसिस में एक मॉलिक्यूल है AB, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एंजाइम की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाएगा और वाटर भी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, तो इसको तोड़ा जाएगा, A अलहदा हो जाएगा और B जो है अलहदा हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास कितने 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, लाइसिस एंजाइम। नेक्स्ट क्लास देखें, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस की सबसे पहले डेफिनेशन देखें, दीज एंजाइम कैटलाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, वन आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोमर्स क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लूकोज जो है और फ्रुक्टोज, वो दोनों उनका केमिकल फार्मूला अगर देखें तो दोनों का सेम है, C6H12O6, ठीक है। जस्ट उनके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन वगैरह है उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो ऐसे एंजाइम जो कि एक मॉलिक्यूल को उसके दूसरे आइसोमर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, आइसोमरेजेस एंजाइम बोलते हैं। यानी उन एंजाइम्स के अंदर जस्ट मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट की जाती है, कोई चीज़ ना तो ऐड की जा रही है, कोई चीज़ ना तो रिमूव की जा रही है। एग्जाम्पल देखें,
हेक्सोज आइसोमरेज जो है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के अंदर। ये भी ग्लाइकोलिसिस का ही एक स्टेप है, उसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, आइसोमरेजेज एंजाइम। रिएक्शन देखें, इक्वेशन के जरिए से भी जो है आपको बताया हुआ है। इसमें देखें, इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, कौन सा, ABC, ठीक है। ये ए की मॉलिक्यूल है। इसमें अब अरेंजमेंट देखें, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है। ये आपके पास सबस्ट्रेट है। इसमें आइसोमरेजेज एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ACB में। अब देखें, बी की जगह सी आ गया और सी की जगह जो है वो बी आ गया है। जस्ट मॉलिक्यूल की रीअरेंजमेंट हुई है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हुई है, ना तो कोई चीज़ अंदर ऐड हो रही है और ना ही कोई चीज़ जो है अंदर रिमूव हो रही है। ऐसे एंजाइम जो कि इस तरह का रिएक्शन करवा रहे होते हैं, उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, आइसोमरेजेज एंजाइम। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो कौन सी है, लाइगेजेस। लाइगेजेस का देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। दीज एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ज्वाइन बाय फॉर्मिंग अ कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या कार्बन का इसके साथ बॉन्ड जो है वो बनाते हैं ATP की प्रेजेंस में। यानी ऐसे एंजाइम जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड बनवा रहे हैं और साथ में ATP को भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, लाइगेजेस। जैसे आप लोगों ने DNA की रेप्लिकेशन पढ़ी है, ठीक है। DNA की रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा है कि उसकी एक टेम्पलेट के साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन की फ्रेगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में DNA की रेप्लिकेशन होती है और फिर उन टुकड़ों को आपस में मिला के पूरा जो है एक कंप्लीट DNA बनाया जाता है। वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको आपस में मिलाने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको लाइगेजेज एंजाइम कहते हैं। यानी लाइगेज एंजाइम क्या करता है, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है और साथ में ATP भी यूज़ हो रही होती है। एग्जाम्पल दी हुई है आपको, पोलीमरेज एंजाइम जो कि मोनोमर्स बनाता है या ATP के मॉलिक्यूल्स को, या जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं आपके जो DNA बनता है उसमें जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में जब जुड़ रहे होते हैं तो उनके लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो लाइगेज एंजाइम होते हैं। इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन के अंदर आपको दिखाया हुआ है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है A, दूसरा मॉलिक्यूल है B और साथ में ATP की प्रेजेंस में इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ा गया है, ATP से एनर्जी ली गई है और ATP से जब एनर्जी ली जाएगी जाहिर है वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो वो टूट के चेंज हो जाएगा ADP में, साथ में जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज होगा। तो इस तरह के रिएक्शन जो एंजाइम कराते हैं उनको क्या कहते हैं, लाइगेजेज एंजाइम। इसके अलावा ये सारे एंजाइम जो हैं इनकी आपकी बुक के अंदर जो है वो टेबल की फॉर्म में दिए हुए हैं, इक्वेशंस भी साथ में दी हुई हैं, एंड पे आपको एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं। आपने इन एग्जांपल्स को भी अच्छे से कर लेना है। आपकी कोई भी एग्जांपल आपके MCQs के अंदर आ सकती है, लाइक ऑक्सीडेजेज एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, या फिर आपको जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज का बोल देंगे कि उसमें से जो है इनमें कौन सी एग्जाम्पल उसके लिए करेक्ट है। तो ये आपने सारी एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने कहा दो बेसिस पे जो है वो एंजाइम की क्लासिफिकेशन हो रही होती है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन हो रही है वो सबस्ट्रेट की बेस पे हो रही है कि उस एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर प्रोटीन है सबस्ट्रेट तो प्रोटीएजेज एंजाइम होंगे, अगर लिपिड जो है वो यूज़ हो रहे हैं, लिपिड सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो लिपेजेज एंजाइम, अगर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेजेज एंजाइम, और अगर न्यूक्लिक एसिड है, DNA RNA वगैरह हैं तो उसके लिए क्या होगा, न्यूक्लिएजेज एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। हर जो रिएक्शन है उसके आगे एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। सबसे पहले प्रोटीएजेज का देखें, वो एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन कराते हैं प्रोटीन की, ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेज एंजाइम। अब देखें इसमें सबस्ट्रेट कौन है, प्रोटीन है ना, तो ऐसे एंजाइम्स को अब सबस्ट्रेट की बेस पे क्लासिफिकेशन हो रही है तो ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलेंगे, प्रोटीएजेज एंजाइम बोलेंगे। अब एग्जाम्पल दी हुई है, ये सारे एग्जाम्पल आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ोगे कि लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने के लिए जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन यूज होते हैं। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको जो है डाईपेप्टाइड के अंदर चेंज करने के लिए अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम यूज होते हैं। डाईपेप्टाइड को अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन यूज होता है। अब देखें पॉलीपेप्टाइड टर्म आपने पहले भी सुनी होगी। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक लंबी सी चेन बना रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अगर बहुत लंबी होगी तो लार्ज पॉलीपेप्टाइड, अगर थोड़ी छोटी होगी तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड। अगर उसके अंदर जस्ट दो अमाइनो एसिड हैं, दो अमाइनो एसिड मिलके आपस में कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं
तो उसको क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। और डाइपेप्टाइड अगर टूटेगा तो उससे जो है जो उसका मोनोमर बनेगा वो अमाइनो एसिड होगा। तो तीनों की एग्जाम्पल दी हुई है आपको, साथ में आपको एंजाइम भी बताए हुए हैं। नेक्स्ट है लिपेजेस। अब इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट कौन है, लिपिड है, तो लिपिड को तोड़ा जाएगा। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर लिपिड सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, लिपेजेस एंजाइम। दीज एंजाइम एक्ट अपॉन द लिपिड्स एंड कैटलाइज देयर ब्रेकडाउन, और उसकी ब्रेकडाउन को जो है वो परफॉर्म कराते हैं। अब आपको पता है लिपिड जब टूटता है तो दो चीज़ें बनती है, एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो पैंक्रियाटिक लिपेजेस हैं। ये भी एंजाइम जो है आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर जो है डिटेल में देखोगे। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेजेस ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें सबस्ट्रेट कौन सा यूज हो रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज वगैरह बनते हैं, या सिंपल ग्लूकोज जो है वो बनते हैं। These enzymes act upon the bigger carbohydrate and break down into a smaller unit. एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे ग्लाइकोजन जो है एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको एमाइलेज की मदद से माल्टोज में चेंज किया जाता है। सेलुलोज जो है एक और आपके पास कम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसको सेलुलेज एंजाइम की मदद से सेल बायोज में चेंज किया जाता है। माल्टोज को ग्लूकोज जो कि एक सिंपल फॉर्म है, उसको एंजाइम माल्टेज की मदद से जो है वो चेंज किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। सक्रोज, अब देखें ये चाहे रिएक्टेंट हैं या चाहे प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इसके अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उनको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेजेज एंजाइम। सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सक्रेज एंजाइम, और लैक्टोज को जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर जो है लैक्टेजेज एंजाइम यूज़ किए जा रहे हैं उनको तोड़ने के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट इसकी सबस्ट्रेट की बेस पे टाइप है वो है न्यूक्लिएजेस। ऐसे एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, एटीपी हो गया, उनकी ब्रेक डाउन करा रहे होते हैं, ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएजेस एंजाइम। एग्जाम्पल आगे दी हुई है कि आरएनएजेस जो हैं, आरएनएज एंजाइम क्या करते हैं, आरएनए की ब्रेक डाउन कराते हैं। डीएनएज एंजाइम क्या कराते हैं, डीएनए की ब्रेक डाउन कराते हैं। एटीपेज एंजाइम जो है वो एटीपी की ब्रेक डाउन कराते हैं। आपका ये जो चैप्टर 5 है यहाँ पे एंड होता है बच्चे। अब आपने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपने उनको सॉल्व करना है। अगर किसी भी एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है वो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और उसके अलावा इस टॉपिक के अंदर, आज के टॉपिक के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आपने उसकी असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।